So students, now today we are going to start our next chapter, that is your circles. सर्कल्स की शुरुआत करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेफिनेशन ऑफ सर्कल. यू माइट ऑलरेडी नो इट बिकॉज वी हैव सीन दिस चैप्टर इन आवर 9th क्लास में आप सबने ये चैप्टर पढ़ रखा है. बट अगेन एज आई ऑलवेज से दैट आई ऑलवेज स्टार्ट विद द बिगिनिंग. तो शुरुआत से शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन ऑफ सर्कल. Now how do we define a circle? सर्किल को डिफाइन करते हैं हम लोग. इट्स अ कलेक्शन ऑफ इनफिनाइट मेनी पॉइंट्स. इनफिनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन सच दैट सारे पॉइंट्स प्लेन पे होने चाहिए, तब वो सर्किल मिलेगा. प्लेन मतलब जैसे ये आपका प्लेन है. प्लेन का मतलब जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई प्लेन बनाते हैं. ठीक है. तो ऑल इन कलेक्शन ऑफ इनफिनाइट मेनी पॉइंट्स ऑन द प्लेन विच आर एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट. प्लेन पे एक फिक्स पॉइंट है, मान लीजिए ये आपका फिक्स पॉइंट है. ठीक है. अब इस पॉइंट से अगर गिवन डिस्टेंस पे इनफिनाइट पॉइंट्स हैं इसी प्लेन पे, तो वो जो पॉइंट्स आपके जो पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कर्व जनरेट करेंगे बच्चों, वो कर्व आपका सर्किल कहलाएगा. ठीक है. नाउ द फिक्स पॉइंट इन दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल. जो फिक्स पॉइंट है इस डेफिनेशन में बच्चों, वो सर्किल का सेंटर है. एंड द डिस्टेंस, द स्पेसिफिक डिस्टेंस विच इज कांस्टेंट थ्रू आउट of infinite many points from the center is called the radius of the circle. ठीक है. तो ये जो डिस्टेंस है जो पूरे सारे पॉइंट्स के लिए यहां से कांस्टेंट है, सेम है, ये सर्किल का रेडियस कहलाएगा. और ये जो फिक्स पॉइंट है ये आपका सेंटर कहलाता है. ठीक है. तो यू माइट एज आई से कि आपको ये पहले से भी पता होगा, बट एज अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन हम पूरा आपको इसको एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं. सो दैट वाज योर डेफिनेशन ऑफ सर्किल. तो ये हो गया आपकी सर्किल की डेफिनेशन. नाउ वी नो डायमीटर ऑफ अ सर्किल. हाउ डू वी डिफाइन इट? सो इट 2 into रेडियस. रेडियस का 2 times दुगना आपका डायमीटर होता है. Two or more circles which have the same center, we call them as concentric circles. ठीक है. तो दो या दो से ज्यादा सर्किल जिनका सेंटर सेम हो बच्चों, उन्हें हम कंसेंट्रिक सर्किल कहते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे एक सर्किल हमने ये बनाया, मान लेते हैं सर्किल है, इसका सेंटर है, और इसी सेंटर को लेके एक और सर्किल हमने बना दिया. तो ये दोनों सर्किल जो हैं ये आपके कंसेंट्रिक सेम सेंटर वाले सर्किल कहलाते हैं, यानी कि कंसेंट्रिक सर्किल्स हम इन्हें कहते हैं. तो ये दो टर्म हो गए, कंसेंट्रिक सर्किल, डायमीटर आपको पता ही होगा. ये हो गया. Now few important terms related to circles. First one is chord. So how do we define a chord? It is a line segment. Chord is a line segment that join any 2 points on the circle. So a line segment joining 2 points on the circle is called its chord. तो आप इस फिगर में देख रहे हैं ये जो AB है, A is a point on the circle, B is another point on the circle. So if you join AB, you get a line segment that is called chord of the circle. तो ये हो गया आपका सर्किल का chord. लॉन्गेस्ट कॉर्ड आपको पता होगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द डायामीटर. ठीक है. इससे डायामीटर से बड़ी कॉर्ड सर्किल में हो नहीं सकती. तो डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल. तो ये कॉर्ड हो गया. सर्कमफ्रेंस, यू नो दिस इज योर सर्कमफ्रेंस. ठीक है. तो ये जो पूरा आपका जो आउटर रिम है सर्किल का, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल. एंड द फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस. द फॉर्मूला इज 2 into pi into radius. ठीक है. तो पाई इरेशनल नंबर, जिसको कि अगर क्वेश्चन में दिया है वैल्यू सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी 22/7, या अगर क्वेश्चन में दिया है तो 3.14 एज पर गिवन इन द क्वेश्चन. आप पाई को किसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो. नाउ हाउ डू वी डिफाइन एन आर्क ऑफ अ सर्किल? तो आर्क क्या होता है? आर्क इज अ कॉन्टिन्यूअस पार्ट of the circumference. So any continuous part of the circumference is an arc of the circle. ठीक है. अब जैसे यहां पे आप देखें ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो वो आपका फिर आर्क हो जाता है. तो A से B को ये जो आपका पार्ट है सर्कमफ्रेंस का, दैट इज कॉल्ड एन आर्क. आर्क दो तरह के होते हैं बच्चों, मेजर आर्क एंड द माइनर आर्क. ठीक है. तो यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो ये जो आपका आर्क है, ये जो AB आर्क यहां पे बना है, तो अगर हम इस तरह से देखें तो ऑब्वियसली ये माइनर आर्क है, छोटा आर्क है. बट अगर इसी AB आर्क को आप ऐसे भी तो देख सकते हैं, इजंट दैट? तो ये आपका फिर मेजर आर्क है. ठीक है. तो आर्क भी अगर आप एक आर्क सर्किल पे बनाते हैं
तो वो एक्चुअली दो तरह से देखा जा सकता है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। ठीक है, आपका टर्म ही आपको एक्सप्लेन करना है। माइनर का मतलब छोटी लेंथ वाला आर्क, मेजर का मतलब बड़ी लेंथ वाला आर्क। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्क। नेक्स्ट इज सेगमेंट ऑफ द सर्किल एंड सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल का मतलब अ डायामीटर या हाफ ऑफ द सर्किल। तो डायामीटर डिवाइड्स द सर्किल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्किल। ठीक है, तो आपका जो डायामीटर है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है सर्किल के सर्कमफ्रेंस को, और जो आपका दोनों पार्ट है वो दो सेमी सर्किल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो सेगमेंट एक रीजन है, समझिएगा। आर्क एक लेंथ है, कॉर्ड एक लेंथ है, बट सेगमेंट एक रीजन है, और रीजन का एरिया होता है कॉर्ड, सरकमफ्रेंस और आर्क की लेंथ होती है। ठीक है, तो ये सेगमेंट रीजन है। कौन सा रीजन? द रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, कॉर्ड और आर्क से जो मिलता हुआ आपका जो सेगमेंट है, जो रीजन है, कॉर्ड और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क से बनता हुआ, बाउंड होता हुआ जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। अब इसको भी आप दो तरीके से देख सकते हो। ये जो सेगमेंट है बच्चों, ये माइनर सेगमेंट है आपका। सो दिस इज योर माइनर सेगमेंट, एंड द अदर वन, ये वाला सेगमेंट भी अगर आप देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये माइनर आर्क के साथ बाउंड हो रहा है, ये मेजर आर्क के साथ बाउंड हो रहा है। तो ये वाला अगर सेगमेंट आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों मेजर सेगमेंट। तो फिर इसको अगर हम ऐसे शेड और कर दें, सो दिस सेगमेंट इज योर मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो लाइक योर आर्क यू हैव टू सेगमेंट्स, माइनर एंड मेजर सेगमेंट। फाइन, तो ये दो टर्म आपके और हो गए फॉर द सर्किल, जिनकी हमें कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ेगी। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ठीक है, जैसे कि आप जानेंगे कि ये चैप्टर है और एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स है। आपको इन सबको समझने के लिए, इनके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने के लिए, यू नीड टू remember, revise and know all the theorems which you had seen in your 9th class। तो 9th क्लास की थ्योरम्स का रिवीजन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके करस्पॉन्डिंग फिगर्स हमने बना रखे हैं, स्टेटमेंट आपके सामने हैं। तो लेट अस सी ऑल दीज थ्योरम्स एज मेनी एज पॉसिबल। हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। तो पहला थ्योरम जो है बच्चों आपका वो है आर्क एंगल सबटेंडेड बाय the chord at any point on the same arc is always equal। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका ये सर्किल है और ये आपका कॉर्ड है। ठीक है, तो एंगल जो ये कॉर्ड आपका बनाता है किसी भी आर्क के किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेजर आर्क के पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, और ये सारे एंगल जो बन रहे हैं, कौन से सारे एंगल बच्चों? तो मान लीजिए ये एंगल जैसे हमने कहा x1, ये एंगल जैसे हमने कहा x2, ये एंगल हमने कहा x3, और ये कहा हमने x4। तो स्टेटमेंट ये है दैट अ कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सेम आर्क। तो अगर हम यहाँ पे मेजर आर्क के पॉइंट्स की बात करें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मेजर आर्क के पॉइंट्स की बात करें बच्चों, तो मेजर आर्क के पॉइंट के ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट हैं उस पे बनने वाले एंगल्स इक्वल होंगे। तो पहली स्टेटमेंट ये है कि x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू x4। एंड आई बिलीव आप लोग समझ जाओगे कि एंगल सबटेंड करना क्या होता है। तो उसको भी एक बार अगर हम यहाँ पे ब्रीफ करें, तो एंगल सबटेंड करने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका ये लाइन सेगमेंट है, कोई भी लाइन सेगमेंट है PQ, और ये कोई पॉइंट है आपका R। नाउ इफ आई आस्क यू दैट शो द एंगल दैट PQ सबटेंड्स एट R, तो PQ अगर किसी पॉइंट R पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका मतलब आप P को R से ज्वाइन कर दीजिए, Q को R से ज्वाइन कर दीजिए, और ये जो एंगल बना, ठीक है, सो दैट इज द एंगल विच PQ सबटेंड्स एट एनी पॉइंट R। ठीक है, तो ये हो गया एंगल सबटेंड करना बाय अ कॉर्ड बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे AB कॉर्ड है, ये हमने 4 पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किए।
ठीक है, इन 4 पॉइंट्स पे बनने वाला एंगल, क्योंकि ये चारों पॉइंट्स एक ही आर्क पे हैं, मेजर आर्क में हैं, इसलिए इन पे एंगल जो बन रहा है वो इक्वल है। और अगर हम यहाँ पे आर्क चेंज कर दें, मतलब हमने दूसरा आर्क ये ले लिया और यहाँ पे 2 एंगल बना दिए, तो अब देखिएगा ये जो एंगल है इसे हमने एक y1 मान लिया, इस एंगल को हमने यहाँ पे y2 मान लिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि y1 और y2 इक्वल होंगे, ठीक है। बट y1 y2 x वाले एंगल की इक्वल हो जाए, ये नहीं है इस स्टेटमेंट में। क्यों? बिकॉज दीज टू आर डिफरेंट आर्क। ये वाला आर्क जो है वो डिफरेंट है बच्चों, और ये वाला आर्क डिफरेंट है। तो सेम आर्क के कितने भी पॉइंट्स पे अगर कॉर्ड एंगल सबटेंड कर रहा है, वो सारे एंगल इक्वल होंगे। पहला स्टेटमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो ये पहला हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट है आपका कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क by a chord at the center of the circle is twice the angle that it subtends at any point on the major arc। मतलब यहां पे ये जो एंगल, चलिए हम फिगर वापस एक बार बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका सर्किल है, ठीक है, ये आपकी एक कॉर्ड है AB, और AB और ये आपका सेंटर है सर्किल का O, ठीक है। नाउ द स्टेटमेंट इज द एंगल सबटेंडेड बाय AB एट द सेंटर। सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है यानी कि AOB। Now this is twice the angle which AB subtends at any point on the major arc। मान लीजिए C, तो अगर ये एंगल X है बच्चों, तो मेजर आर्क पे अगर एंगल x कॉर्ड बना रहा है तो सेंटर पे उसका ट्वाइस यानी कि 2x विल बी द एंगल दैट द कॉर्ड सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेटमेंट, आपका इस दूसरा थ्योरम जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 2 थ्योरम पे। एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑन द मेजर आर्क एंड ऑन द माइनर आर्क, दे आर सप्लीमेंट्री। ये अगला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर आल्सो सप्लीमेंट्री। तो ठीक है, तो इनको भी एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है बच्चों वो ये कह रहा है कि मान लीजिए आपका ये सर्किल है और ये आपका कॉर्ड है, ठीक है। नाउ दिस इज A, दिस इज B। नाउ द एंगल दैट दिस कॉर्ड सबटेंड्स at any point on the major arc, तो हमने मेजर आर्क पे बनने वाले एंगल को मान लीजिए हमने कहा दिस इज x, एंड एट एनी पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, तो माइनर आर्क पे बनने वाले एंगल को मान लीजिए हमने कहा y। द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम सेज दैट x प्लस y, माइनर आर्क और मेजर आर्क पे अगर एक ही कॉर्ड दोनों साइड पे एंगल बनाए तो उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी कि द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए चौथा जो स्टेटमेंट है उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन। नाउ हाउ डू वी डिफाइन अ साइक्लिक पॉलीगॉन इन जनरल? तो कोई भी पॉलीगॉन मतलब ट्रायंगल, पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, व्हाटएवर, कोई भी पॉलीगॉन साइक्लिक कहलाता है इफ इट्स ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। कोई भी पॉलीगॉन आपका साइक्लिक कहलाएगा। सो दिस इज अ साइक्लिक पेंटागन बिकॉज इट हैज 5 साइड्स। तो ये साइक्लिक पेंटागन है, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल 4 साइड्स लाई on whose all 4 vertices lie on the circumference of the circle बच्चों, ठीक है। so that is your cyclic quadrilateral। अब स्टेटमेंट ये है कि cyclic quadrilateral के केस में जो अपोजिट एंगल्स हैं, मतलब अगर ये एंगल आपका A है, ठीक है, अगर ये एंगल आपका X है और ये एंगल उसके अपोजिट एंगल Y है, तो स्टेटमेंट है कि X प्लस Y कितना होगा? तो ये होगा आपका 180 डिग्री। और उसी तरह से अगर ये एंगल A है और ये एंगल आपका B है, तो फिर A प्लस B कितना होगा? तो ये भी हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो ये है आपका अगले 2 थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू प्रूव a given quadrilateral to be cyclic, this is the only statement which you have to prove it। समझ गए बात? क्योंकि डेफिनेशन आप नॉर्मली यूज नहीं कर पाएंगे, आप ये शो कर सको अभी 10th क्लास तक कि चारों वर्टेक्स उसके सर्किल पे हैं। तो अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल
को बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है, तो ये आप जान लीजिए यही वो स्टेटमेंट है जो आप प्रूव कर रहे होंगे। मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट एंगल्स, एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का सम अगर 180 है तो फिर पक्का है कि वो क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थ्योरम। तो ये अगले दो थ्योरम हो गए। नेक्स्ट टू थ्योरम्स, उसमें फिफ्थ है आपका एंगल सबटेंडेड बाय ऑन द सेमी सर्किल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। ठीक है, ये मतलब डायमीटर सबटेंस राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, ये एक पार्ट हो गया। एंड सेकंड इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो अब चलिए फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, जो पहला है, देखिए वो फिगर आपके सामने है। स्टेटमेंट ये है कि मान लीजिए ए बी आपका यहाँ डायमीटर है। ठीक है, सो ए बी इज योर डायमीटर हियर। नाउ इट सेज दैट ए बी सबटेंड्स राइट एंगल। अब ए बी किसी भी वर्टेक्स, किसी भी सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पे कोई एंगल सबटेंड करे वो हमेशा राइट एंगल होगा। इस स्टेटमेंट का दो एक्सेप्शन है, मतलब दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पे डायमीटर वोंट सबटेंड अ राइट एंगल। वो दो पॉइंट कौन से हैं बच्चों? वो दो पॉइंट खुद ये पॉइंट ए और बी हैं। कोई कह सकता है कि चूंकि ए और बी भी सर्कमफ्रेंस के ऊपर के पॉइंट हैं तो स्टेटमेंट आपका फेल हो रहा है, तो ये बात सही है। एक्सेप्ट ए एंड बी, दैट मीन्स द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर एट एनी रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस, डायमीटर विल ऑलवेज सबटेंड अ राइट एंगल। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो डायमीटर सेमी सर्किल के किसी भी पॉइंट पे हमेशा राइट एंगल बनाता है। ये स्टेटमेंट हो गया। अगला स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये कह रहा है कि सेंटर से अगर हम कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, तो वो जो परपेंडिकुलर ON है दैट विल ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब अगर ON आपका परपेंडिकुलर है AB के, तो AN और BN ये दोनों चीजें आपकी इक्वल होंगी बच्चों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इसका कन्वर्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसका कन्वर्स स्टेटमेंट क्या है? तो इसका कन्वर्स स्टेटमेंट है दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड टू द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो जो आपका लाइन सेगमेंट है जो कॉर्ड के मिड पॉइंट को, ठीक है, सर्किल के सेंटर से ज्वाइन करे, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो मान लीजिए आपका ये सर्किल है, ये आपका कॉर्ड है, ठीक है, एंड यू हैव अ सेंटर ऑफ द सर्किल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, आई एम कॉलिंग इट PO। नाउ यू ज्वाइन OP। तो अगर AP और BP इक्वल हैं, दैट व्हाट इट सेज, दैट इफ AP इज इक्वल टू BP देन OP हैज टू बी परपेंडिकुलर टू AB। तो वो जो लाइन सेगमेंट है जो सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रही है वो हमेशा कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगा बच्चों। ये हो गया आपका 7th थ्योरम। 8th थ्योरम क्या है? तो 8th थ्योरम ये कहता है दैट इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस। तो याद रखिएगा, पहले तो आपको दो कॉर्ड कंसीडर करने हैं जो कि इक्वल है। मान लीजिए PQ एंड RS, these are two chords. Now the statement is that they are at equal distance from the center of the circle. Now see, what do we mean by distance? तो लाइन का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से, मान लीजिए ये लाइन या लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस हमें किसी पॉइंट यहाँ A से चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ अ लाइन from a point is defined as the perpendicular distance या the shortest distance। ये बात समझ में आ गई? तो जब भी किसी लाइन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से पूछा जाए या उसको इस टर्म का यूज किया जाए बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए until unless said otherwise the distance is always perpendicular distance। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं डिस्टेंस इक्वल होगा, तो मान लीजिए ये M पॉइंट है, ये N पॉइंट है, तो OM is the distance of PQ chord from the center O and ON is the distance of RS chord from the center O। Now it says that if the chords are equal, यानी कि if PQ is equal to RS, then the theorem tells us that their distance from the center will also be equal। तो OM is equal to ON होगा, ये आप यहाँ पे जान रहे हैं। This is what the theorem tells you, that equal chords are at equal distance from the center of the circle। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब if two chords are at equal distance from the center of the circle then they are
इक्वल इन लेंथ। अगर दो कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है तो उन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होगी। इसका ये जो स्टेटमेंट, जो थ्योरम अभी आपने 8th स्टेटमेंट देखा, उसका कन्वर्स भी वैलिड है। नाउ द लास्ट थ्योरम इन द सीरीज इज कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, सो इफ यू आर गिवन दैट ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, देन द स्टेटमेंट टेल्स अस दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑलवेज सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो अगर ए बी कॉर्ड सेंटर पे एंगल x बनाता है और सी डी कॉर्ड सेंटर पे एंगल y बनाता है, तो स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है कि अगर ए बी और सी डी इक्वल हैं तो वो जो एंगल सेंटर पे बनाएंगे बच्चों, वो एंगल भी इक्वल होंगे। सो इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। सो दैट वाज योर 9th स्टेटमेंट, ठीक है। और एक बार फिर से, इसका भी कन्वर्स वैलिड है। मतलब ये हुआ कि अगर दो कॉर्ड, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ द सेम सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, देन द कॉर्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का, इस थ्योरम का भी कन्वर्स बच्चों वैलिड है। सो दैट वाज द रिवीजन पार्ट ऑफ 9th क्लास। जो जितनी भी थ्योरम्स हैं, ऑल आर गोइंग टू बी क्वाइट यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो कोशिश करें कि याद रहें ये सारी थ्योरम आपको। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है कि आपको ये फिगर दिया हुआ है। So in the given figure, O is the center of the circle and you are given the angle ACD। तो आपको एंगल यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए फिगर हम वापस यहाँ बनाते हैं। फिगर है आपका, मान लीजिए ये है आपका AB। So that's your AB and if it subtends an angle, सम एंगल एट सम गिवन पॉइंट, तो मान लीजिए उसको आपको कहा गया कि C पे, मतलब कि आप देखिए ध्यान से बच्चों कि ये C मतलब जो माइनर आर्क है, ठीक है, इस पे एक एंगल आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा। सो द एंगल दैट इट सबटेंड्स एट द सेंटर, आपको ये एंगल, ये O है, ये एंगल X है मान लीजिए, आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में गिवन है दैट एंगल ACB इज 110 डिग्री। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा बच्चों आप लोग कि कोई कॉर्ड अगर मेजर आर्क के किसी पॉइंट पे एंगल बनाता है तो वो एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा और माइनर आर्क के किसी पॉइंट पे एंगल बनाता है तो वो एंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा बच्चों, ठीक है। सो अ कॉर्ड सबटेंड्स एक्यूट एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ऑब्ट्यूस एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। और चूंकि आप देख रहे हैं ये आर्क आपका माइनर है, इसलिए ये एंगल भी आपका जो दिया हुआ है वो ऑब्ट्यूस है। Now how will you get angle AOB? तो जो स्टेटमेंट्स हमने आपको बताए हैं, अगर हम उन स्टेटमेंट्स का यहाँ पे प्रयोग करें तो देखिए पहला स्टेटमेंट ये है कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑन द माइनर एंड द मेजर आर्क आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहां से अगर हम लिखें कि y प्लस 110 डिग्री, क्यों? क्योंकि y जो एंगल है वो मेजर आर्क पे बन रहा है 110 डिग्री एंगल बच्चों, माइनर आर्क पे बन रहा है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां से आपका y आ गया और कितना आ गया? 70 डिग्री। सो यू गॉट दिस एंगल। नाउ व्हाट विल बी द एंगल एट द सेंटर देन? तो अब सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना होगा बच्चों? तो अब दूसरा स्टेटमेंट यूज करिए, वो क्या कहता है? दैट द एंगल दैट द कॉर्ड सबटेंड एट द सेंटर। तो दूसरा स्टेटमेंट आपको बताता है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल जो कि यहां पे x है, इज ट्वाइस द एंगल दैट द कॉर्ड सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ठीक है। और मेजर आर्क पे बनने वाला एंगल y है, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल x है, ये y है, और रिलेशन आपको थ्योरम बताता है कि x इज इक्वल टू y, और यहां से आपका x आ गया, ठीक है। तो x कितना आ गया? 2 into y विच इज 140 डिग्री, हेंस योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो दो थ्योरम यहाँ पे यूज हुए बच्चों, दो स्टेटमेंट यूज हुए, है ना, स्टेप बाय स्टेप, और फिर हम लोग ये यहाँ पे आंसर पा गए। यहाँ पे एक सोचने का, समझने का तरीका एक आप और जाने,
अगर आपको सेंटर पे एंगल चाहिए तो सेंटर पे एंगल बताता हुआ एक ही थ्योरम है आपके पास, एंड दैट इज इट इज ट्वाइस द एंगल दैट द कॉर्ड सबटेंड्स एट एनी पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ठीक है, तो इसका मतलब आपको मेजर आर्क का एंगल चाहिए। अब आपको माइनर आर्क का एंगल गिवन है तो मेजर आर्क का एंगल, तो फिर आपके पास एक और स्टेटमेंट है लाइक दिस, यू नीड टू थिंक कि अगर सेंटर का एंगल चाहिए तो आपको थ्योरम कौन सी है जो सेंटर के एंगल को लिंक करती हो, तो एक स्टेटमेंट है, बट फॉर दैट यू नीड दिस एंगल। फिर आपको कौन से एक थ्योरम, एक स्टेटमेंट सोचना होगा जो फिर ये एंगल निकालने में हेल्प करे, तो ये कैसे आएगा, तो ये माइनर और मेजर को कनेक्ट करता हुआ जो स्टेटमेंट है वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन में सोच सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। तो दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है कि इन द गिवन फिगर, अगेन एक फिगर है जहां पे AC आपका एक कॉर्ड है, ADC एंगल आपको गिवन है, ADC इज 70 डिग्री। तो चलिए फिगर है आपका वेयर AC, मान लीजिए ये है आपका AC, दिस इज योर ADC, सो दिस इज A, दिस इज D, दिस इज C, एंड देन यू हैव अ पॉइंट B हियर। पॉइंट B है आपका यहाँ पे, ठीक है, तो आपने B को ये ज्वाइन कर दिया एंड देन यू ज्वाइन एवरीथिंग है, ये आपका कंप्लीट हो गया फिगर। ठीक है, अब गिवन क्या है, गिवन है आपको ये पूरा एंगल ADC, सो एंगल ADC is given to be 70 डिग्री, ये एक चीज हो गया। देन वी हैव टू फाइंड एंगल ABC। तो ये तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि एंगल ADC एंड एंगल ABC हाउ आर दे रिलेटेड। तो स्टेटमेंट वापस से यही है कि एंगल ADC द एंगल दैट chord AC subtend at any point on the major arc plus angle ABC that is the angle which chord AC subtend at any point on the minor arc। हमें पता है इनका सम कितना 180 डिग्री और ये आपको पता है ये कितना है 70 डिग्री। तो फिर यहां से एंगल ABC आ जाएगा एंड दैट इज नथिंग बट 110 डिग्री अगेन। ये आ गया आपका पहला पार्ट। बट now moreover it is given that angle CBD मतलब ये एंगल बच्चों, now this angle is given to be 40 डिग्री। तो अब एक इंफॉर्मेशन और है अपने पास और ये है कि given that angle CBD is 40 डिग्री। now let's see what we need to find here। तो अब हमें चाहिए क्या, we have to determine, we have to find angle ACD, हमें ये एंगल चाहिए। तो let me call it angle X। अब ये कैसे आएगा, ठीक है, अब देखिए एंगल ACD कौन सा आर्क, कौन सा कॉर्ड पॉइंट C पे सबटेंड कर रहा है। तो अब आप कहोगे एंगल ACD कॉर्ड जो आपका AD है, कॉर्ड AD सबटेंड्स एंगल ACD at C, isn't that? But at the same time कॉर्ड AD और कौन सा एंगल सेम आर्क पे बना रहा है। तो अगर हम कॉर्ड AD के लिए देखें बच्चों, तो कॉर्ड AD के लिए ये आर्क पूरा का पूरा आर्क आपका मेजर आर्क है, सेम आर्क है। तो इस आर्क पे दो पॉइंट C और B, ये जो कॉर्ड AD है ये आपका C पे एंगल बना रहा है और यही आप देखें एंगल B पे भी सबटेंड कर रहा है कॉर्ड। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि कॉर्ड AD जो है दैट सबटेंड्स एंगल ABD ऑल्सो एट एनी पॉइंट B। ठीक है, तो ABD एंगल ये कॉर्ड बना रहा है। बट डू वी नो एंगल ABD, एंगल ABD कितना है, तो एंगल ABD कैसे आएगा, देखिए एंगल ABC को आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एंगल ABD प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल CBD, और CBD आप निकाल चुके हैं बच्चों। ठीक है, और ये पूरा एंगल आपका था कितना था, ये एंगल ABC। सो हाउ मच इज दैट, इट्स 110 डिग्री। तो ये एंगल है बच्चों 110 डिग्री। तो यहां से फिर आपका एंगल ABD आ जाएगा एंड दैट इज योर, बिकॉज एंगल CBD आपको गिवन है 40 डिग्री। तो एंगल ABD हो गया आपका 70 डिग्री। तो ये एंगल आपको पता चल गया बच्चों, ये है आपका 70 डिग्री। नाउ व्हाट्स द रिलेशन, नाउ सेम कॉर्ड AD सबटेंड टू डिफरेंट एंगल्स, two angle rather not different, two angle at two different points on the same arc। तो पहला स्टेटमेंट
फर्स्ट थ्योरम 9th क्लास का जो अभी हम लोगों ने रिवाइज किया, उसने क्या बताया हमें, वो ये कहता है दैट द कॉर्ड सबटेंड सेम एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सेम आर्क। मतलब ये हुआ कि यहां से हमें पता है, वी नो दैट एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABD, और ABD कितना है, तो ये 70 डिग्री है, एंड हेंस द आंसर। ठीक है, तो अब ये आपका आंसर आ गया, मतलब आपका ये एंगल आ गया और ये आपका वापस से 70 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने वापस से दो थ्योरम यूज किए। ठीक है, एक मेजर आर्क, एक माइनर आर्क, और दूसरा एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सेम आर्क आर इक्वल। सो वी यूज दोस टू स्टेटमेंट्स हियर अगेन। तो ये आपके दो क्वेश्चन हो गए। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगेन इन द गिवन फिगर AB is the diameter, fine enough, हमें गिवन है कि AB डायमीटर है, एंड ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, we have to determine angle BDC। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिगर है आपका, AB जो है वो डायमीटर है, तो AB डायमीटर है, तो इसका मतलब इट्स पासिंग थ्रू द सेंटर, तो मान लेते हैं O इज द सेंटर, AB इज द डायमीटर, एंड इट इज मेकिंग अ ट्रायंगल C at any point with the on the semicircle, सेमीसर्कल के किसी पॉइंट के साथ एक ट्रायंगल बना रहा है। हमें ये गिवन है कि आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखिए थ्योरम का यूज करिए, थ्योरम आपको ये बता रहा है कि ये जो एंगल है ये कितना होगा बच्चों। हमें पता है डायमीटर सबटेंड्स राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, तो यहां पे हमें पता है कि हेयर एंगल ACB इज नथिंग बट 90 डिग्री, ये हमें पता है बच्चों। तो ACB आपका 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका है AB, ये क्या होगा, ये आपका इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज होगा। दैट मींस इट हैज टू बी द लॉन्गेस्ट साइड, ये आपका लॉन्गेस्ट साइड है। इसका मतलब अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सो दिस इंप्लाई दैट गिवन अ ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट मींस AC इज इक्वल टू BC। ये लॉजिक आप लगाएंगे टू क्लेम कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें गिवन है तो AC और BC इक्वल लेंथ के होंगे। तो ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, इफ ये एंगल 90 है एंड इफ दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हमें पता है एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स इन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम सम रूल लगा दें, सम रूल फॉर द ट्रायंगल, तो ये आ जाएगा आपका x की वैल्यू आ जाएगी, एंड यू कैन वेरी इजीली फाइंड x विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आपका इस ट्रायंगल का सारी डिटेल आपके सामने आ गई, सारे तीनों एंगल पता चल गए, कौन से साइड्स इक्वल हैं ये भी पता चल गया। नाउ लेट्स सी व्हाट वी नीड टू फाइंड। अब यहाँ पे ये जो कोई पॉइंट यहाँ पे इस साइड पे D है, एंड वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। ठीक है, हमें यहाँ पे बच्चों ये एंगल चाहिए। अब देखिए ये जो एंगल है, नाउ कंसीडर कॉर्ड BC। कॉर्ड BC अगर आप कंसीडर करें बच्चों, तो कॉर्ड BC दो एंगल बना रहा है। तो अगर हम ये कंसीडर करें तो हम कह सकते हैं एंगल BAC, द एंगल सबटेंडेड बाय BC एट A is equal to angle BDC because chord ABC is subtending angles at two different point A and D on the same arc। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, hence from here you can say that angle BDC is nothing but your 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। So those were few simple बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द थ्योरम्स। ठीक है, जिससे कि आप थ्योरम्स को थोड़ा बहुत अप्लाई करना, वापस से आप उसकी प्रैक्टिस में आ जाएं बच्चों। सो दैट कंप्लीट्स द रिवीजन ऑफ 9th क्लास पोर्शन हियर। अब हम लोग यहाँ पे आगे 10th क्लास का पोर्शन देखते हैं बच्चों।